अच्छा, यहाँ पे है कि चैलेंजेस इन मेजरिंग नेशनल इनकम। कौन से चैलेंजेस होते हैं हमें नेशनल इनकम को मेजर करते वक्त, या कौन सी डिफिकल्टीज होती हैं हमें नेशनल इनकम को मेजर करते वक्त। तो इसमें है कि थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज। इसमें है कि डेफिनेशन ऑफ द टर्म नेशनल एंड नेशनल इनकम, choice of method for measuring the national income, only goods and services having monetary value included, stages at which इसके बाद है कि प्रैक्टिकल और स्टेटिस्टिकल डिफिकल्टीज। सेकंड में ये आ रहे हैं कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, एब्सेंस ऑफ ट्रेंड, पर्सनल एब्सेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, एब्सेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। इसके बाद है कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, existence of illegal earnings, existence of non-market transactions, coverage of commodities and services। अब ये मुख्तसर जो है वो है कि जिससे हमें डिफिकल्टी होती है नेशनल इनकम को मेजर करते वक्त। अब सबसे पहले हमारे पास है कि चॉइस ऑफ मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को जब हम मेजर करते हैं तो हम सबसे पहले कोई ना कोई मेथड चॉइस करते हैं। अब मेथड चॉइस का करने का मतलब ये है कि 3 मेथड जो हैं वो हम चॉइस करते हैं कि हमें किस तरह से नेशनल इनकम को मेजर करना है। तो कभी प्रोडक्शन के हिसाब से करते हैं, कभी इनकम के हिसाब से, और कभी एक्सपेंडिचर के हिसाब से। तो नेक्स्ट में जो हम करेंगे वो इस वाले से करेंगे। इसके बाद है कि ओनली गुड्स एंड सर्विसेज हैविंग मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूडेड। वो गुड्स एंड सर्विसेज हम इसमें जो वो करते हैं जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो। फ्री गुड्स जो हैं वो हम काउंट नहीं करते हैं, छोटी या बड़ी उसकी मीन्स प्राइस लाजमी हो, वैल्यू लाजमी हो। चाहे हम जो है वो एक चाय की पत्ती ले रहे हैं तो वो टोटल पूरे पाकिस्तान में कितनी चाय की पत्ती जो है वो टोटल प्रोडक्शन उसकी हुई, फिर इसको करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में कि अगर कोई जो है वो 10 रुपीज की है या 20 की है या 40 की है तो वो सारे करके हम उसमें रख देते हैं। और चाहे हमारी कितनी भी जो है वो प्रोडक्शन हो, जैसे मशीनरी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के बड़े बड़े जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो भी किसी न किसी तरह से मॉनेटरी वैल्यू में आते हैं, तो उनको उसमें कन्वर्ट करके हम ये करते हैं। और उसके बाद है स्टेज एट विच नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड। ये ध्यान में रखना है कि एक चीज को हम एक वक्त में जो है वो उसकी वो लगाते हैं, क्योंकि कुछ जो डिफिकल्टीज होती है वो होती है कि कुछ रॉ मटेरियल होते हैं जिनको हम यूज करते हैं बार बार। जैसे कि आप शुगर को ले लें, सबसे पहले जो है वो गन्ना बनता है, गन्ना जब मार्केट में आता है तो फिर शुगर बनती है और फिर ये मार्केट में आ जाती है। अगर हम गन्ने के हिसाब से इसको ले आ रहे हैं तो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने कितनी प्राइस जो है वो गन्ने में लगा दी है, और फिर क्या जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन में आ गई, उसके बाद मिल से जो वो बनती है। तो इन चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर हम शुगर की जो कीमत है सपोज करें कि 100 रुपीज है, तो हमने वो पूरे प्रोसेस के लगा दिए कि उसमें गन्ना भी आ गया, खेती बाड़ी में जिसने मजदूरों ने काम किया वो भी आ गया, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गई, प्योर जो कीमत आ रही है चीनी की वो आ रही है 100 रुपीज। मीन्स ऑल जो है वो जो भी एक्सपेंसेस हैं वो इंक्लूडेड हैं इस 100 रुपए की जो हम केजी के बेच रहे हैं उसमें। तो अगर हम वो काटेंगे तो फिर हम 50 रुपए काउंट करेंगे, जाहिर है 50 रुपीज हमने गन्ने के भी लगा दिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लगा दिए हैं, सर्विसेज जिसने बनाई है उसके लगा दिए, फैक्ट्रीज मार्कन का प्रॉफिट लगा दिया।
तो ये उन चीजों को देखते हैं कि एस्टिमेट करते वक्त हम देखते हैं कि कौन सी चीज हम किस तरह से वो उसमें लगा रहे हैं, प्राइस के हिसाब से या काउंट कर रहे हैं। उसके अलावा है कि प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज। अब प्रैक्टिकल का मतलब है कि एक्सपर्ट्स जाहिर हैं वो हो जो इस चीज को काउंट करने के लिए एक्सपर्ट मौजूद हों, बैठे हुए हों, और वो चीजें वो स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करें। अगर वो एक्सपर्ट ही नहीं होंगे तो फिर उनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट से जो डेटा आ रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है कि इतना जो है वो हमने गंदम प्रोड्यूस की, इतनी हमने शुगर प्रोड्यूस की, इतने हमने राइस प्रोड्यूस किए, इतनी कॉटन प्रोड्यूस की, इतना हमने स्पोर्ट्स का सामान प्रोड्यूस किया, इतनी हमने मशीनरी प्रोड्यूस की। तो वो सारी चीजें एक्यूरेट आ रही हैं, मगर जो बंदा बैठा हुआ है या जो टीम बैठी हुई है, अगर वो ही एक्सपर्ट नहीं है तो जो हम चीज मेजर करना चाहते हैं वो इतनी अच्छी मेजर नहीं होगी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, एब्सेंस ऑफ ट्रेंड पर्सनल। अब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, पहली मुश्किलात ये है कि अगर आपके पास डेटा ही ना हो तो हम कैसे मेजर करेंगे, और अगर हमारे पास डेटा भी हो मगर वो डेटा एक्यूरेट नहीं हो तो भी हमें डिफिकल्टी होगी। तो सबसे पहले है कि हमें डेटा चाहिए। सेकंड में है कि एब्सेंस ऑफ ट्रेंड पर्सनल, हमारे पास जो भी लोग हों वो जो है वो ट्रेंड हो, अगर वो ही नहीं होंगे, कामकाज के नहीं होंगे, डेटा सही नहीं हमें कलेक्ट करके देंगे तो फिर भी हमें इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। थर्ड में है कि एब्सेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड, जो भी चीज है वो हमें एक रिकॉर्ड के फॉर्म में होनी चाहिए, वैलिड फॉर्म में होनी चाहिए कि भाई ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन है या ये फलां जिसी कंपनी की जो रिपोर्ट है ये किसी फलां कंपनी का डेटा है या उसकी जो है वो ऑडिट रिपोर्ट है। तो ये सारी चीजें मीन्स प्रॉपर हो हमारे पास, कोई ऐसी जो है ना वो जैसे हम कहें कि फर्जी जिसे हम ले लें कि सपोज करें कि ये होगा तो ये डेटा उसमें इतना इफेक्टिव नहीं होता। इसके बाद है कि एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, के ऐसे सेक्टर्स जो मोनेटाइज नहीं हो। मोनेटाइज का मतलब है कि गवर्नमेंट की रसाई जिस सेक्टर्स में हो, सेक्टर ऐसे होने चाहिए कि गवर्नमेंट की अंडर पॉलिसी में हो, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हो, टैक्स देते रहें और अपना उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो। तो वो चीजें अगर होंगी तो अच्छा रहेगा, और अगर वो नहीं होंगी तो फिर भी हमें वो डेटा सही नहीं मिलेगा और जो हमें डिफिकल्टीज होगी। इसके बाद है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, सेम जो है वो आ रही है कि लोग जितने भी हो, हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो वो स्पेशलाइज्ड हो, मींस एक्सपर्ट हो किसी न किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में। सपोज करें कि अगर अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटेंट हर जगह पे मौजूद हो ताकि वो उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर अकाउंटेंट वहां पे नहीं होगा और सिंपल अगर कोई नॉन प्रोफेशनल वहां पे बंदा होगा तो वो डेटा को इस तरह से कलेक्ट नहीं कर सकेगा, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकेगा, और जिस तरह के फॉर्मेलिटी एक क्लर्क करता है तो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन करके वो दे सकता है। तो मीन्स ये ओवरऑल थी कि किस तरह से हमें मेजरमेंट में डिफिकल्टीज होती हैं। इसके बाद हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी चैप्टर 3 को हम ले आते हैं, वो मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। In fact, we are talking about how much does measuring equilibrium level means the method of measuring national income. By saying this, we actually mean to say that the country should produce that much which is being demanded by the people of the country. जिस चीज में कंट्री की डिमांड है वो चीज हमें कम से कम उस कंट्री को प्रोड्यूस करनी है, इसके अलावा और कोई चीज इसमें
नहीं है, which means that neither some of goods remain unsold, nor there should be any shortage of that goods required. मतलब ये है कि या वहां पे शॉर्टेज भी नहीं हो और ऐसा भी नहीं हो कि गुड्स एक्सेस में पड़ी रहे और वो सेल ही नहीं हो, वो खराब हो जाए और इसी तरह से वो कंट्री को लॉस हो, तो ये भी नहीं हो। गुड्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू गुड्स डिमांडेड, दोनों बराबर होंगे तो भी हमारी इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम या हो जाएगी। इसके बाद है कि एग्रीगेट डिमांड्स को हम डिस्कस करते हैं बार बार। एग्रीगेट का मतलब है कि ओवरऑल हर तरह से जो डिमांड आ रही है, फैक्ट्रीज की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, हाउस होल्ड की तरफ से, जितने भी सेक्टर्स हैं, हर कोई अपनी अपनी डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो उनकी डिमांड्स को भी हमें पूरा करना होता है ताकि कोई भी स्ट्रेस पैदा नहीं हो, कोई भी जो है वो डेफिशिएंसी पैदा नहीं हो। So demand should not be limited only to the consumer's demand, but the demand for producer goods or investment goods should also be included. हम डिमांड्स को नहीं कहते कि सिर्फ हमें खाने के लिए कुछ चाहिए, पहनने के लिए कुछ चाहिए, रहने के लिए कुछ चाहिए। जो भी हम हाउस होल्ड है उनकी डिमांड नहीं होती, फैक्ट्रीज की भी डिमांड होती है, किसी को इन्वेस्टमेंट करनी होती है, किसी को गुड्स प्रोड्यूस करनी होती है, किसी को फॉरेन से कुछ मंगाना होता है। तो ये सारी डिमांड्स मिलके एग्रीगेट डिमांड का हमें कॉन्सेप्ट देती हैं। तो यहाँ पे है कंज्यूमर डिमांड प्लस प्रोड्यूसर डिमांड। कंज्यूमर्स मीन हम हैं और प्रोड्यूसर जो चीज प्रोड्यूस करते हैं इन फैक्ट्रीज में, तो उनकी डिमांड को भी नजर में रखा जाता है। इसके बाद है कि एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई का मतलब है कि जब डिमांड हो रही है तो चीजों को हमें वहां पे सप्लाई भी करना है, रसद भी करनी है। So similarly, the production should also be for both types of goods, consumption goods and investment goods. सेम जिस चीज की डिमांड आ रही है वो चीज हमें सप्लाई करनी होती है। तो कंजप्शन गुड्स जितने भी हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं वो भी हमें चाहिए होते हैं, या जो हमें इन्वेस्टमेंट जिस गुड्स में करनी होती है तो वो भी हमें चाहिए होते हैं। तो जब वो दोनों बराबर होंगे तो जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई उसको फिक्स कर देगी और दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इसके बाद है कि देयरफॉर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम will be when the total demand for all the types of goods, aggregate demand is equal to the aggregate total aggregate supply of all type of goods है। अब यहाँ पे सिंपल है कि जितनी भी हमारे पास डिमांड हो वो इक्वल हो हमारी एग्रीगेट सप्लाई के। और यहाँ पे एक न्यू फंक्शन यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख रहे हैं। वो है कि S इज इक्वल टू आई, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे अब न्यू टर्म यहाँ पे आ रहा है। सर ये स्लाइड तो सही से अच्छा सोना पी दे। यार आवाज कट जाए तो समझो।